हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की ऊपर जो हमने जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट वीडियो में जो है हम कवर करने वाले हैं मीनिंग, नेचर एंड अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को। तो हमने एक रैपिड वे में जो है एमसीक्यूज को कवर करने का प्रयास करेंगे, फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन बनी रही वीडियो के अंत तक। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट छोड़ के जाइए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए समझते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मीनिंग, नेचर और अप्रोचेस को एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यू के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किसे कहा जाता है? द ऑप्शन नंबर ए, द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स विद इन अ सिंगल कंट्री। बी, द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। सी, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विद इन अ कंट्री। या फिर ऑप्शन नंबर डी, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड फिलॉसफी। आप वीडियो को पॉज करके आराम से आंसर को क्लिक कर सकते हैं। चलिए आंसर बताइए, व्हाट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या मतलब है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मतलब इन्वॉल्व कंपेयरिंग एंड एनालाइजिंग पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स को कि कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम है, इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, एंड द प्रोसेस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में किस तरह के इंस्टीट्यूशन, सिस्टम्स एंड प्रोसेस हैं, उनको कंपेयर करने को ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु डिफाइन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम नॉट एज आइसोलेटेड केसेस बट थ्रू जनरलाइजेशन एंड कंपैरिजंस। तो इस तरह की डेफिनेशन जो है वो कौन देता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की? द स्टडी ऑफ, वो डिफाइन करते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम नॉट आइसोलेटेड केसेस में नहीं, बट थ्रू जनरलाइजेशंस एंड कंपैरिजन। कंपेयर करते हुए हम जो दो अलग अलग सिस्टम्स को पढ़ते हैं, तो इस तरह की डेफिनेशन कौन देते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की? ऑप्शन नंबर ए, गैब्रियल ऑलमर्ट। बी, सिडनी वर्बा। सी, डेविड, या फिर ऑप्शन नंबर डी, एरिस्टोटल। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप अभी तक आपको आंसर मिल चुका होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। गैब्रियल ऑलमर्ट डिफाइन करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? हम यहाँ पे इस वीडियो में जो है मीनिंग, नेचर और अप्रोचेस को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आने वाले समय में जो है हम जल्दी ही बाकी लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करने वाले हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को कंप्लीट वे में जो है एमसीक्यूज की फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स? ऑप्शन नंबर ए, क्रॉस नेशनल कंपैरिजन। ऑप्शन नंबर बी, फोकस ऑन सिमिलैरिटीज अमंग political systems. C, focus on differences among political systems. या D, examinations of political behavior within a single country। कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का? चलिए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है, एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर विद इन अ सिंगल कंट्री। ये सिंगल कंट्री में कभी भी पॉलिटिकल बिहेवियर एग्जामिनेट नहीं करती, ये अक्रॉस द कंट्रीज या डिफरेंट कंट्रीज़ को कंपेयर करती है, उनके पॉलिटिकल बिहेवियर्स को। बाकी क्रॉस नेशनल कंपैरिजन किया जाता है, फोकस ऑन सिमिलरिटीज़। जो सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम से, उनको कंपेयर करते हैं, उनके में डिफरेंसेस क्या है ये भी स्टडी किया जाता है, लेकिन एक सिंगल कंट्री में कभी स्टडी नहीं करती कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। Comparative politics focus on comparing political phenomena across different countries rather than focusing solely on one country political behavior. Next, question number 4. According to Macreadie's, the traditional approaches to comparative politics are, Macreadie's के मुताबिक ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो है, देखिए मॉडर्न अप्रोचेस भी हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने, इसी तरीके ट्रेडिशनल अप्रोचेस भी हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस का क्या भी करेक्टरिस्टिक्स है मैकरेडीज के मुताबिक? तो ऑप्शन नंबर ए, नॉन कंपैरेटिव। बी, डिस्क्रिप्टिव। सी, पैरोकियल। या डी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? मैकरेडीज जो है कुछ एक विशेषताएं देते हैं ट्रेडिशनल अप्रोचेस की, तो उनके मुताबिक कौन सी इसमें से है?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ये सभी जो है ट्रेडिशनल अप्रोचेस के साथ लिंक करते हैं। इन 1955 रॉय मैकग्रेगन डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वो तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसमें जो अंतर है उसको व्याख्यान करते हैं उसका। ही पॉइंटेड आउट दैट द ट्रेडिशनल अप्रोचेस वाज, उनके मुताबिक जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो नॉन कंपैरेटिव है, वो उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनमें कुछ भी सिमिलर नहीं है। डिस्क्रिप्टिव है एंड पैरोकियल, स्टैटिक एंड मोनोग्राफिक, ये सभी विशेषताएं हैं किसकी, ट्रेडिशनल अप्रोचेस की, जो स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर कैसा है। ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक एंड अनचेंजिंग, ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक एंड इवॉल्विंग, ऑप्शन नंबर सी लिमिटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज, या डी फोकस सोली ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। डायनेमिक एंड इवॉल्विंग, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर कैसा है, हमेशा वो क्या करता रहता है, अपने आप को चेंज करता रहता है और विद टाइम एंड इवॉल्व करता है ओवर टाइम। इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज ग्लोबलाइजेशंस, बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित, जैसे ग्लोबलाइजेशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इन सब से प्रभावित है। तो ये सभी जो इश्यूज़ हैं या फिर ये सभी जो ग्लोबलाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, सोशल, इनके ये कंटिन्यूसली इवॉल्व होते रहते हैं, चेंजिंग होते रहते हैं, तो इसके कारण कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी हमेशा जो है चेंज होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग, आपको नीचे एक्सपोनेंट्स या फिर एडवोकेटर दिए हो गए और उनके सामने उनकी किताब दी गई है जो लिंक करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के साथ, तो आपने उनकी किताब के साथ उनको मैच करना है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड जेम्स ब्राइस, बी हरमन फाइनर, सी मॉइसी ऑस्ट्रोगोर्स्की, कार्ल, ऑप्शन नंबर डी जो है कार्ल फ्रेडरिक्स। तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स, बुक्स के नेम है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, तीसरा है डेमोक्रेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, चौथा है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। लॉर्ड जेम्स ब्राइस की कौन सी किताब है, लॉर्ड जेम्स ब्राइस की किताब है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, और हरमन फाइनर ने कौन सी लिखी है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। सी का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द डेमोक्रेसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एंड डी जो कार्ल फ्रेडरिक है उन्होंने किताब लिखी है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। तो इस हिसाब से राइट आंसर होगा फर्स्ट का, सेकंड, बी का 1, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। आइए कुछ एक थिंकर्स की जो भी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ये सभी थिंकर जो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के साथ लिंक करते हैं और उसके एडवोकेटर हैं, तो इनकी और किताबें भी देख लेते हैं। जैसे लॉर्ड जेम्स ब्राइस की 2 किताब इंपॉर्टेंट किताबें, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ एंड मॉडर्न डेमोक्रेसीज, और लॉरेंस लोवेल की किताब है गवर्नमेंट एंड पार्टीज इन कॉन्टिनेंटल यूरोप, पब्लिक ओपिनियन पॉपुलर गवर्नमेंट, स्टडी ऑफ फ्रांस जर्मनी, पब्लिक ओपिनियन पॉपुलर गवर्नमेंट कहाँ पे, स्टडी ऑफ फ्रांस जर्मनी स्विट्जरलैंड, मॉसियो ऑस्ट्रोगोर्स्की, डेमोक्रेसी एंड, जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उसके थिंकर जो फोकस करते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे फैमिली हो गया, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गया, तो इन सब का क्या इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स के ऊपर, इसको इग्नोर करते हैं और सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है उन्हीं की स्टडी करते हैं। हरमन फाइनर, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट्स 1932, कार्ल फ्रेडरिक, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। तो ये सभी किताबें जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल थिंकर्स के द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एम्फसाइज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड देयर फंक्शंस,
कौन सी अप्रोच जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फोकस करती है किसके ऊपर? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड देयर फंक्शंस के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच, बी बिहेवियरल अप्रोच, सी रैशनल चॉइस अप्रोच, डी पोस्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए राइट आंसर बताइए। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। कौन सी अप्रोच जो है एम्फेसाइज करती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फंक्शन? स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच। जो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच है वो फोकस एनालाइजिंग हाउ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन फंक्शन विद इन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। वो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे फंक्शंस को परफॉर्म करना, हाउ दे कंट्रीब्यूट द ओवरऑल स्टेबिलिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ दोज सिस्टम्स। Next question, question number 8. The rational choice approach in comparative politics emphasizes, जो rational choice approach है comparative politics में किसके ऊपर emphasize करती है? ऑप्शन नंबर ए the role of individual preferences and motivation in political decision making, B the influence of cultural norms and values on political behavior, option number C the impact of historical events on political development, D the study of power dynamics within political system. द रेशनल चॉइस अप्रोच इन कंपैरेटिव। रेशनल चॉइस किसके ऊपर एम्फेसाइज करती है? अगर आपको वीडियो की स्पीड जो है वो ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। तो राइट आंसर क्या होगा रेशनल चॉइस अप्रोच के रिलेटेड? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो सही है। रेशनल चॉइस जो है एम्फेसाइज करती रोल ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड मोटिवेशन इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। इंडिविजुअल्स के क्या प्रेफरेंस है, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनके क्या मोटिव्स हैं, तो उनका क्या इन्फ्लुएंस है डिसीजन मेकिंग है, उनको जो है एम्फेसाइज करती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, तो ये कल्चरल अप्रोच होगी। द इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच होगी, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल डायनामिक्स विद इन पॉलिटिकल सिस्टम। तो द रेशनल चॉइस अप्रोच पॉइंट आउट्स द रेशनल चॉइस अप्रोच पोजीशन दैट post that individual make decision based on rational calculation of cost and benefit। जो इंडिविजुअल है वो कास्ट बेनिफिट को रियलाइज करते हुए जो अपने डिसीजन को बनाते हैं इंक्लूड इन द पॉलिटिकल स्फीयर को भी इंक्लूड करते हुए। तो इंडिविजुअल की जो रीजन कैपेबिलिटी है उसको ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द जनरल सिस्टम ऑफ थ्योरी वाज गिवन बाय, जो जनरल सिस्टम थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए द डेविड एस्टन्स, ऑप्शन नंबर बी गैब्रियल ऑलमर्ट, सी जी.बी. पोल या डी रॉय मैकर्डीज। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जनरल सिस्टम थ्योरी है वो डेविड एस्टन के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, विच अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फोकस ऑन द रोल ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशलाइजेशन। कौन सी अप्रोच जो है वो किसके ऊपर एम्फेसाइज करती है? पॉलिटिकल कल्चर एंड सोशलाइजेशन के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए इंस्टीट्यूशनल, जो इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करती है, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को। ऑप्शन बी कल्चरल अप्रोच, सी हिस्टोरिकल अप्रोच एंड डी मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। कल्चरल अप्रोच जो है फोकस करती है पॉलिटिकल कल्चर और सोशलाइजेशन के ऊपर। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है वो इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करती है। हिस्टोरिकल इवेंट्स को का इम्पोर्टेंस क्या है प्रेजेंट में उसको स्टडी करती है, हिस्टोरिकल इवेंट्स को कंपेयर करती है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको उसके ऊपर डिफरेंट सिस्टम्स को कंपेयर करती है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हैंड्स में, तो उसको कंपेयर करते हुए स्टडी करती है। तो नेक्स्ट जो है कल्चर अप्रोच जो उसको देख लिया। एग्जामिन हाउ शेयर्ड बिलीफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स शेप पॉलिटिकल बिहेवियर एंड सिचुएशन विद इन डिफरेंट कंट्रीज। हिस्टोरिकल अप्रोच है इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट द डेवलपमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फोकस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन सोसाइटी। कौन सी जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन सोसाइटी की बात करती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोच? ए इलीट थ्योरी अप्रोच, जहाँ पे पावर की बात करती है। बी प्लूरिस्टिक अप्रोच, सी फेमिनिस्ट अप्रोच, डी पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी अप्रोच जो है बात करती है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इलीट थ्योरी अप्रोच जो है वो बात करती है। इलीट थ्योरी अप्रोच जो है एग्जामिन हाउ पावर इज कंसिडर्ड, पावर कैसे कुछ एक व्यक्तियों के इर्द गिर्द जो है रिवॉल्व करती है, कुछ एक व्यक्ति एक्वायर करते हैं, एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड आउटकम। वही देखोगे आप, वही जो कुछ एक ग्रुप है आप लोगों का
कहने को तो बहुत जगह डेमोक्रेसी है, लेकिन पावर जो है कुछ एक लोगों के हाथ में होती है और वही डिसीजन मेकिंग में असल जो है अपना दबदबा रखते हैं और सभी डिसीजंस को वही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्रिटिसाइज colonial लीगेसी एंड यूरोसेंट्रिज्म। यूरोसेंट्रिज्म और colonial लीगेसी को कौन सी अप्रोच क्रिटिसाइज करती है? ऑप्शन नंबर ए पोस्ट colonial अप्रोच, बी डिपेंडेंसी थ्योरी, सी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या डी नियो मार्क्सिस्ट थ्योरी। द राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। पोस्ट colonial अप्रोच जो है वो क्रिटिसाइज करती है किसको? colonial लीगेसी एंड यूरोसेंट्रिज्म, जो यूरोप का कंट्रीज़ का जो डोमिनेंस है उसको क्रिटिसाइज करती है। पोस्ट colonial अप्रोच जो है एग्जामाइन हाउ colonialism हैज शेप पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन फॉर्मल colonized कंट्रीज एंड चैलेंज यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल। उनके मुताबिक सिर्फ हमको यूरोपियन कंट्रीज़ को स्टडी नहीं करना है, हमें बाकी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको भी स्टडी करना है। तो वो भी जो है पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्फीयर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फोकस ऑन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड देयर इन्फ्लुएंसेस ऑन पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो कौन सी स्टडी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करती है? ऑप्शन नंबर ए इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, बी प्लूरिस्टिक अप्रोच, सी डिपेंडेंसी थ्योरी एंड डी रैशनल चॉइस अप्रोच। तो इसमें से कौन सी जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करती है विद इन पॉलिटिकल सिस्टम्स को? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है वो स्टडी करने का काम करती है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को। रिलेशन डेवलपिंग एंड डेवलप टू डेवलपिंग कंट्रीज में क्या रिलेशन एंड हाउ दिस रिलेशनशिप शेप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड आउटकम्स। तो इनकी स्टडी कौन करती है? डिपेंडेंसी थ्योरी। मैं थोड़ा जल्दी से बोल रहा हूँ तो आपको वीडियो को पॉज करके आंसर्स को क्लिक करना है। ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए एक्सप्लेनिंग सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग पॉलिटिकल सिस्टम्स में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना, बी अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज एंड consequences of political phenomena, C advocating for specific political ideology या D developing theories and framework for analyzing politics। तो राइट आंसर क्या होगा? आई होप राइट आंसर आपको मिल चुका है। ये सभी क्वेश्चन जो है बेसिकली आपकी कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको जज करने के लिए मैंने डाले हैं। कुछ एक क्वेश्चन फैक्चुअल्स भी हैं तो मैंने उनका मिक्सअप रखा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। एडवोकेटिंग फॉर स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये किसी एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को फाइंड आउट करता है, क्या क्या कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना के अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, और डेवलपिंग थ्योरीज को डेवलप करने का काम करता है, ना कि किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 15, द क्रॉस नेशनल कंपैरिजन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हेल्प्स इन। जो क्रॉस नेशनल कंपैरिजन किया जाता है उससे क्या मदद मिलती है? आइडेंटिफाइंग यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, बी जस्टिफाइंग द सुपीरियरिटी ऑफ वन पॉलिटिकल सिस्टम ओवर अदर्स, या फिर सी इग्नोरिंग कल्चरल डिफरेंसेस अमंग कंट्रीज, या डी एक्सक्लूडिंग नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज फ्रॉम एनालिसिस। तो राइट आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर को क्लिक कीजिए। आई होप आंसर आपको मिल चुका होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आइडेंटिफाइंग यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। बाकी जो जस्टिफाइंग किसी एक पॉलिटिकल सिस्टम को जस्टिफाई करना कि वो सुपीरियर या इन्फीरियर, इस तरह का नहीं। इग्नोरिंग कल्चरल डिफरेंस, नो कल्चर, एक्सक्लूडिंग नॉन डेमोक्रेटिक सभी की डेमोक्रेटिक एज वेल नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को स्टडी करने का काम करते हैं। By comparing political system across different countries, comparative politics seeks to identify common pattern। उनमें क्या क्या common pattern, principles and trend that can help understand politics universally। Universally politics को समझने का एक मदद मिलती है किससे? comparative politics study से। Question number 16, the term regime type in comparative politics refers to। जो regime type है उसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ पॉलिटिकल रिजीम हैज़ बीन इन पावर। कितना समय तक एक पॉलिटिकल रिजीम पावर में रही है। द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री, द कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ अ सोसाइटी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री उसको डिफाइन करता है टर्म regime type refer to the structures of political
अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशन विद इन अ कंट्री सच एज डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियन एंड टोटलिटेरियन। किस टाइप का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसको जो है रजीम का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द टर्म स्टेट बिल्डिंग इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रेफर्स टू। जो स्टेट बिल्डिंग का क्या मतलब है? ए द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना। बी द एस्टेब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटी। सी द प्रमोशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड कल्चर यूनिटी। डी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज विद इन सोसाइटी। स्टेट बिल्डिंग का मतलब है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, द एस्टेब्लिशमेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटी। तो ये मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कौन सा सब फील्ड नहीं है, इनमें से कौन सा उसका टाइप नहीं है, क्या उसमें इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल रिलेशन, बी कंपैरेटिव पॉलिटिकल इकॉनमी, सी कंपैरेटिव पॉलिटिकल बिहेवियर, डी कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है इंटरनेशनल रिलेशन जो है एक सब टाइप है किसकी, पॉलिटिकल साइंस का एक फील्ड है। बाकी जो कंपैरेटिव पॉलिटिकल इकॉनमी, कंपैरेटिव पॉलिटिकल बिहेवियर एंड कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सब फील्ड है। ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट अंडर पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन जो है। क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स रेफर टू। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? ए ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन अ कंट्री, बी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द पॉलिटिकल सिस्टम, या सी द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन विद इन सोसाइटी, या डी मिलिट्री एक्सपेंशन एंड कॉन्क्वेस्ट बाय अ स्टेट। तो चलिए फाइंड आउट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन विद इन सोसाइटी, इसको कहा जाता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल इन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना टूवर्ड्स ग्रेटर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की तरफ उसको लेके जाना, एफिशिएंसी एंड इंक्लूसिविटी जहाँ पे सबकी पार्टिसिपेशन हो, ऑफन अकम्पेन्ड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक चेंजेस को ये सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवोकेटर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच का एडवोकेटर कौन इनमें से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गैब्रियल ऑलमंड, बी ल्यूकन पाए, सी सिडनी वर्बा, डी एडम स्मिथ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, क्योंकि एडम स्मिथ जो है इकोनॉमिक अप्रोच के साथ बिलोंग करते हैं। बाकी जो गैब्रियल ऑलमंड, ल्यूकन पाए एंड सिडनी वर्बा जो है वो किसके साथ लिंक करते हैं? पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के साथ। तो ये कुछ एक उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं। तो पॉलिटिकल जो कल्चर अप्रोच है वो इन्वेस्टिगेट करती है पॉलिटिकल बिहेवियर प्रोसेस बाय पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर एटीट्यूड, बिलीव्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ पीपल टुवर्ड्स, पीपल के क्या वैल्यूज़ है, क्या विचार हैं, क्या सोच है उनकी, उनका क्या बिहेवियर है किसकी तरफ, पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ। तो उसको स्टडी करते हैं पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के माध्यम से। तो गैब्रियल ऑलमंड की बुक्स हैं जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, बी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट अप्रोच, द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस, को ऑथर्ड बाय वर्बा, जो वर्बा के साथ मिलकर लिखी गई है, एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। तो ये उनकी इंपॉर्टेंट किताब है, इनको रटने का प्रयास कीजिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए तो आपके माइंड में ये रहेंगी लंबे समय तक। ल्यूकन पाए जो उनकी इंपॉर्टेंट किताब है, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर रिविटलाइजेशंस, तो ये इंपॉर्टेंट किताब्स हैं। सिडनी वर्बा की स्मॉल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, अ स्टडी ऑफ लीडरशिप, elites and the idea of equality, a comparison of Japan, Sweden and the USA। यहाँ पे comparison पढ़ते हैं किसका, जापान, स्वीडन, यूएसए, ये सिडनी वर्बा की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वॉज रिटन बाय, द बुक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए गैब्रियल ऑलमंड, बी सैमुअल हंटिंगटन, सी सिडनी वर्बा, डी एडम स्मिथ। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो इंपॉर्टेंट किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच के साथ बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच कल्चर सिटीजन हैव नाइदर नॉलेज नॉर इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। किस पॉलिटिकल कल्चर में जो है सिटीजन को ना ही नॉलेज होती है और ना ही उनको इंटरेस्ट होता है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करने का? तो ऑप्शन ए
पैरोकियल कल्चर, बी सब्जेक्ट कल्चर, सी पार्टिसिपेंट कल्चर एंड डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा, किस कल्चर की बात हो रही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है पैरोकियल कल्चर की बात हो रही है। आइए समझते हैं। आलमोड और वर्बा जो है क्लासीफाई करते हैं पॉलिटिकल कल्चर को 3 टाइप में। पैरोकियल कल्चर है जहाँ पे सिटीजन्स को कोई भी इंटरेस्ट, ना ही नॉलेज है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और ना ही वो इंटरेस्ट रखते हैं उसको पार्टिसिपेट। यहाँ एग्जांपल देते हैं वो मैक्सिको एज वेल एज अफ्रीकन ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जो पिछड़ी या फिर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, उनकी वो वहाँ पे इस टाइप का कल्चर पाया जाता है। सब्जेक्ट कल्चर जहाँ पे सिटीजन लार्जली ओबे, जहाँ पे सिटीजन जो है ज़्यादातर ओबे करते हैं ना, और वो पार्टिसिपेट बहुत कम करते हैं, जैसे जर्मनी, इटली और चाइना हो गया। जहाँ पार्टिसिपेंट कल्चर हो गया जहाँ पे उनको पूरी समझ होती है सिटीजन्स को अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं और वॉलंटरी एसोसिएशन के द्वारा। तो यहाँ पे एग्जांपल आ गई यूएसए और यूके की, सिडनी वर्बा और आलमंड, गैब्रियल आलमंड जो है ये देते हैं एग्जांपल्स। तो अब आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि पैरोकियल कल्चर, सब्जेक्ट कल्चर एंड पार्टिसिपेंट कल्चर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, हु वाज द एडवोकेटर ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जो न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उसका कौन सा एडवोकेटर है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए जेम्स जी मार्च, बी डेविड ह्यूम, सी एडम स्मिथ या डी डेविड रिकार्डो। तो राइट आंसर क्या होगा, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के साथ कौन बिलोंग करते हैं? ए ऑप्शन नंबर ए जो है जेम्स जी मार्च। तो डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो जो है इकोनॉमिक अप्रोच के साथ लिंक करने वाले थिंकर्स हैं। ये कौन से किसके एडवोकेटर हैं? इकोनॉमिक अप्रोच के एडवोकेटर हैं। जेम्स जी मार्च जो है वो अपने अदर थिंकर के साथ नार्गिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट के साथ मिले, जॉन पी ऑल्सन के साथ आर ऑफन कंसीडर टू लीडिंग फाउंडर ऑफ, इनको लीडिंग फाउंडर माना जाता है न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का। तो न्यू इंस्टीट्यूशन क्या करती है, ये ट्रेडिशनल जो अप्रोच है उसको जो है उसके ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स को मिक्सअप करती है बिहेवियर स्कॉलर्स के साथ, जो उनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स हैं। तो एक नई थ्योरी को डेवलप करने का प्रयास करते हैं। इनका मानना था कि इंस्टीट्यूशन नॉर्म्स वैल्यूज जो हैं जो ट्रेडिशनल थिंकर स्टडी करते हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल पॉलिटिकल एक्टर्स इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, तो कैसे उनके बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पोस्ट बिहेवियर अप्रोच, ये पोस्ट बिहेवियर अप्रोच का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू गैब्रियल आलमंड द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट एग्रीगेशन इज परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। किस इंस्टीट्यूशन के सोसाइटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है कौन सा फंक्शन? इंटरेस्ट एग्रीगेशन। ऑप्शन नंबर ए मास मीडिया, ऑप्शन बी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑप्शन सी इंटरेस्ट ग्रुप्स, ऑप्शन डी फैमिली। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। पॉलिटिकल पार्टी जो है परफॉर्म करती है इंटरेस्ट एग्रीगेशन का फंक्शन। गैब्रियल आलमंड जो है स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच को देते हैं, तो वहाँ पे वो डिस्कस करते हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम में डिफरेंट स्ट्रक्चर और वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का फंक्शन जो है फैमिली, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, पीयर ग्रुप्स, ये सभी जो है परफॉर्म करते हैं। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम करते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड प्रेशर ग्रुप्स, और इंटरेस्ट एग्रीगेशन का काम करते हैं उन सभी को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस का फंक्शन जो है मास मीडिया परफॉर्म करती है। इसी तरीके से लॉ मेकिंग, ये सारे इनपुट में आगे, और बाकी जो जब इनपुट पॉलिटिकल सिस्टम में जाता है उससे आउटपुट निकलता है। तो लॉ मेकिंग का काम जो है लेजिस्लेचर करती है, लॉ एग्जीक्यूशन का एग्जीक्यूटिव, और लॉ एडजुडिकेशन का जुडिशरी काम करती है। तो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ये सारे फंक्शन जो है परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गैब्रियल आलमंड, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, सी जेम्स जी मार्च या डी डेविड ईस्टन। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। एरिस्टोटल को फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है। क्यों उनको कहा जाता है? क्योंकि वो एंशियंट ग्रीक थिंकर थे और उन्होंने अपनी एम्पेरिकल स्टडी के साथ साथ 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को डिफरेंट कंट्रीज़ को स्टडी किया और उसके बाद अपनी जो थ्योरीज को डेवलप किया। तो उनको फर्स्ट सिस्टमैटिक थिंकर माना जाता है और जिन्होंने डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर किया, इसलिए उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और बने रहिए चैनल के साथ। जल्दी ही किसी और टॉपिक के ऊपर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के वीडियो को अपलोड किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।